चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, लास्ट हमने सीखा था फॉर्मेशन, है ना, कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की जाती है आर्बिट्री कांस्टेंट देखकर, है ना। अब उल्टा होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम उल्टे मतलब पीछे जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, हम जो सिलेबस में पढ़ेंगे, जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे हर जगह। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना, मतलब dy बाई dx या dx अपॉन dy, ठीक है। जो भी तरीके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन देने के, वो सब हम किसके लिए बात करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे हमारे सिलेबस में, यही है, ठीक है ना। फिर आगे आप इंजीनियरिंग करोगे फर्स्ट ईयर में, तब आप जाओगे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे देते हैं, वो हम इंजीनियरिंग कैलकुलस में सीखते हैं। अभी हमारे 11th-12th में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या आइडिया है कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि ऐसा बनाना है, मतलब इस तरीके से बनाना है कि अगर मान लीजिए dy बाई dx के फॉर्म में इक्वेशन चल रही है या dx अपॉन dy के फॉर्म में इक्वेशन चल रही है, तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पर ये m क्या है? m। अगर यहाँ मैंने dx लिखा है तो ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। तो ये m क्या हो सकता है? इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट हो सकता है ना, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 8 -3 ऐसा कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर x स्क्वायर x क्यूब sin x cos x, है ना, ऐसा फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पर n क्या है? ये n क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ, क्योंकि क्या है किसके क्या हो रहा है? फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, ठीक है ना, और कांस्टेंट। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो क्या पहले इसको कैसा बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से भी एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ से भी एक कांस्टेंट आएगा, दोनों कांस्टेंट जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, इधर जाके अपने आप में एक ही कांस्टेंट बन जाएगा। जैसे इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो c1 लिख दूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो c2 लिख दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी लिमिट्स नहीं आएगी आपको, है ना। कैसा हो गया? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह। तो प्लस c यहाँ से भी आएगा, प्लस c यहाँ से भी आएगा, दो कांस्टेंट जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा, इधर आके एक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ऐसा बनाना होगा। तो ये रूल नंबर 1 ये लिखो सबसे पहले। आइडिया यही है, मतलब बेसिकली आप ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ x dx प्लस फंक्शन ऑफ y dy, है ना, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इंटीग्रेशन, यही तो बात है। m क्या है? फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट है तो भी बात कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हो गई। अच्छा ठीक है, बता दो। अच्छा ध्यान रहे हमेशा ये जो dx और dy, अच्छा जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं dy dx, है ना, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और मान लो किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो सिर्फ लिखते हैं dx, ऊपर रहता है ये dx इंटीग्रेशन के टाइम, है ना। कभी ऐसा तो नहीं देखा ना आपने, कभी इंटीग्रेशन ऑफ sin x ऐसा ऐसी अजीब सी चीज। तो भाई याद रहे ये चीज, जब भी आप सेपरेट करो ना, या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब dx को अलग करना है, dy को अलग करना है। dx के साथ क्या क्या रखना है? x के सारे एलिमेंट्स या फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, और y dy के साथ क्या करना है? y के साथ, है ना। आ रहा है समझ में, है ना। तो इस तरीके से, और हमेशा dx और dy कहाँ होंगे? ऊपर, है ना। सबसे पहले क्या करो? dx dy की पोजीशन सेट करो, एक तरफ dx लिखो, एक तरफ dy लिखो, है ना। उससे क्या होगा? फिर आप dx की सारी चीजें दिख जाएगी, फिर अंदर ले आना आप उसको, है ना। फिर अंदर लाकर प्लस साइन। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका, है ना, dy बाई dx या x dy
इज इक्वल्स टू या एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू वाई क्यूब डी एक्स, है ना। तो इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन बताना है। अब देखो अजीब सी चीज, डी वाई के साथ क्या है एक्स स्क्वायर, है ना, और डी एक्स के साथ क्या है वाई क्यूब, लेकिन उल्टा चाहिए मुझे तो, है ना, मुझे क्या चाहिए x dx के साथ होना चाहिए y dy। तो क्या हो जाएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/y क्यूब dy इज इक्वल टू 1/x² dx, ठीक है। अब अंदर ले आओ इसको 1/y क्यूब dy, अंदर नहीं भी लेके आना चाहो ना ऐसे अंदर, तो डायरेक्ट यहां अगल बगल में इंटीग्रेट बोथ द साइड, फिर बाद में ले आना अंदर, जैसी मर्जी आपकी। या अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो बिल्कुल बिल्कुल जो पढ़ा है उसी फॉर्म में, तो ऐसा, है ना, माइनस 1/x² dx इज इक्वल टू 0। अभी करो नहीं यहाँ तो प्लस है, अरे प्लस ही है, तो माइनस नहीं हो सकता क्या, है ना, सही बात है ना, अरे मामूली बात है, प्लस ही है, अंदर जाके ये चीज ये टर्म है। अब इंटीग्रेट कर दो आप इसको, ये क्या हो जाएगा y की पावर -3 dy माइनस x की पावर -2 dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दो इसको, y की पावर -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर -2 का पार्ट माइनस, ठीक है ना, n+1/n+1, और इसका क्या हो जाएगा माइनस x की पावर -1/-1, ठीक है। प्लस कांस्टेंट यहाँ से भी आएगा, प्लस कांस्टेंट यहाँ से भी आएगा, दोनों कांस्टेंट जुड़ जाएंगे, अपने आप में क्या हो जाएगा कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। आई बात समझ, इंटीग्रेशन करते हैं प्लस ही आएगा यहाँ, प्लस यहाँ से आएगा, दो कांस्टेंट जुड़ जाएंगे, इधर आके कांस्टेंट बन, इतना आया समझ में। हाँ भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पावर मुझे नेगेटिव पसंद नहीं आ रही तो नीचे ले जाऊँ उसको, बता -1/2y² लिख दो, चलेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/x, है ना, इज इक्वल टू प्लस, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ, ये मैं उदाहरण दिया मैंने आपको, है ना, खेल था ना, ये छोटा सा खेल था। क्या खेल था कि मुझे dy को y देना है, मतलब y की शक्ल देनी है, सिर्फ उसमें y होना चाहिए, है ना, और dx को क्या करना है x करना है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ। क्या किया मैंने यहाँ पर, वेरिएबल सेपरेट किया ना, वेरिएबल को सेपरेट किया, x को dx y को dy दिया, इंटीग्रेट किया, सॉल्यूशन निकाल दिया, है ना। ऐसे समझो आप, बिल्कुल इजी, x dx को x का सारी चीज dx को, y की सारी चीज dy को, इंटीग्रेट, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसमें मैंने क्या किया है, वेरिएबल को सेपरेट किया है, ठीक है। तो ये मेथड क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अभी वही सबसे पहला है, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए हम 3 मेथड पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, जो है वेरिएबल सेपरेबल, है ना, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद होमोजेनियस, है ना। तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट करना, जहां पर इजीली दिख रहा है हमें कि x dx के पास चला जाए, y dy के पास चला जाए, है ना। तो ये लिखने की जरूरत है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं आप, ठीक है, इसको मत चलो। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका फर्स्ट है हमारा वेरिएबल सेपरेबल, मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें सबसे पहला मेथड जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे वो किस मेथड से निकाल रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। तो लिखो इसमें, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री a differential equation of first order first degree is of the type देखो ऐसा, is of the type ऐसा,
है ना। मतलब बेसिकली आपने क्या लिखा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होगी वो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, है ना। उसमें हमने पढ़ा था ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है, dy by dx फर्स्ट ऑर्डर, और इस पे पावर क्या है 1। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, है ना। ये तो हमने बेसिक चीज लिखी है, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर कन्वीनियंस अच्छा, कन्वीनियंस के लिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, dx इधर उठा लेते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन को हमारी कन्वीनियंसी के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। फॉर कन्वीनियंस इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है ना। फिर देखो एक लाइन छोड़ के, इन वेरिएबल सेपरेशन मेथड, variable separable method, we are going to deal with the differential equations. In variable separation method we are going to deal with the differential equation of f1x dx plus f2y dy is equals to 0। बात आ रही है समझ में? ये तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जनरल है। लेकिन वेरिएबल सेपरेशन मेथड में मुझे कैसा दिखेगा, dx के साथ x, यहाँ पे xy दिख रहा है क्या आपको, फंक्शन ऑफ x सिर्फ क्या, फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। क्या है ये, वेरिएबल सेपरेशन है ना, वेरिएबल। और ये क्या है, ये तो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होगी वो इस तरीके से दिखेगी ये। लेकिन वेरिएबल सेपरेशन में आपको क्या करना है, x को dx के साथ y को dy के साथ इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेट करके फिर mdx + ndy है ना इज इक्वल टू c इंटीग्रेशन। आ गया समझ में वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। और इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है ना। इंटीग्रेशन का साइन, इसका भी कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका भी कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और प्लस c लिख देंगे, ठीक है। फिर बाद में तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सच differential equation, the general solution of such differential equation, the general solution of such differential equation can be obtained directly, the general solution of such differential equation can be obtained directly by integrating it, can be obtained directly by integrating it, है ना। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिल जाएगा हमें, जब हम वेरिएबल सेपरेट कर देंगे उसके बाद डायरेक्टली इंटीग्रेट करके, है ना, डायरेक्टली इंटीग्रेट इज इक्वल टू c। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के मीडियम से समझते हैं, समझ तो गए हैं है ना, बस खेल है। हमें वेरिएबल सेपरेशन में तो बस ये है कि हाँ भाई dx dy, dx को x dy को y इंटीग्रेट सॉल्यूशन, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो जैसे ये है कि y - x dy by dx इज इक्वल टू 0। कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगी ना, कभी भी ऐसी नहीं आएगी d2y/dx², उसका सॉल्यूशन नहीं मांगेगा। किसका मांगेगा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। हमारे 11 12 जेईई मेंस एडवांस सबके सिलेबस में हमारे लिए हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो y - x dy by dx = 0। तो पहले इसको अच्छे से आपको क्या करना है, dx dy को इधर ले आओ, राइट हैंड साइड ऐसे, y = x dy by dx, तो आपकी पूरी पिक्चर हो जाएगी। अब dy तो ऊपर है
ये dx नीचे है, इसको ऊपर चाहिए, तो ये हो जाएगा y dx x²। लेकिन अभी गड़बड़ है ना, तो गड़बड़ क्या है, ये है, तो 1/x dx हो जाएगा 1/y, है ना। अब अंदर ले जाने के बजाय मैं तो क्या बोलता हूँ, यही इंटीग्रेट कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है ना। 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और ये ln मतलब log, जिसका बेस क्या हो, एक्सपोनेंट, जिसके नीचे क्या हो, ln। लिखने का अधिकार आपको तभी होता है जब बेस गिवन हो, तो बेस गिवन नहीं होती तो हम डिनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और 1 क्या होता है, log e होता है ना, तो 1 क्यों मान लेते हैं, जरूर इसका बेस क्या रहा होगा, e। तो जब बेस नहीं गिवन है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ln। जब बेस लॉगरिथम में व्हेन बेस इज नॉट गिवन, तो आपको अधिकार है ln लिखने का। समझ में आई बात, नहीं आई, बहुत साधारण सी बात। जैसे लिखा हुआ है सिर्फ log 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं ln 2, क्यों, क्योंकि बेस नहीं है। बेस नहीं है मतलब मैंने मान लिया कि नीचे 1, तो मैंने नीचे 1 मान लिया, तो मैं 1 को लिख सकता हूं log e, क्योंकि log e 1 होता है, log अपॉन log, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं log 2 बेस e, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लिखा इसको ln 2, क्यों, क्योंकि बेस इसका है। आई बात साधारण, लेकिन अच्छी रहे, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ln, है ना। तो बात आ गई बात, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, देखा होगा ना अपनी किताब में, काफी ln लिखा रहता है, तो ln x, है ना। यहाँ से कांस्टेंट आएगा, चलो एक बार साफ सुथरा करके दिखा देता हूँ, c1 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ से भी कांस्टेंट, यहाँ से क्या आ जाएगा, ln y प्लस c, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा ln x माइनस ln y इज इक्वल टू c2 माइनस c1, है ना। और कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपने आप में क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा, log a माइनस log b क्या होता है, log a पर, है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ln x y इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो क्या इस कांस्टेंट को मैं log कांस्टेंट लिख दूं क्या, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो यार ये log क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ log है ना यार, सॉरी ln c लिख देता हूँ। कांस्टेंट के साथ तो आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ तो आप खुला खेलो, जब log आ जाए, log आ जाए ना ऐसे log, और यहाँ c आ जाए कांस्टेंट, तो c को क्या बना दो, हाँ, ताकि कंपेयर कर दो आप, तो आप लिख सकते हो ना xy इज इक्वल टू c। बात समझ में, xy c होगा तभी तो log कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना। आई बात समझ में, देख सकते हो, ये ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जब log आ जाए, इधर भी log, है ना, और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या बना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, लिख लो ना, c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। आई बात समझ में, ये खास काम log के क्वेश्चन में, जब log आ रहा हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में log आ रहा हो, तो log के सवाल में जब इधर भी log आ रहा हो, तो कांस्टेंट को बना दो आप, है ना। तो अच्छी डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन अब छोटी सी, मतलब सॉल्यूशन इसका ln xy x अपॉन y इक्वल्स टू c, x अपॉन y इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू c बाय कांस्टेंट इनटू, ठीक है, ये ओके, आया समझ में, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, sec square x into 10y dx। यहाँ पर ना अब आपका सब जो आपने डिफरेंशिएशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, इनडेफिनेट जब लिमिट्स प्रोवाइड नहीं होती, प्लस सी लिखते हैं हर जगह, है ना, उसका भारी टेस्ट यहाँ पर आपका ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको रिवीजन करवा देती है, आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, है ना। sec square x 10y dx प्लस sec square y 10x dy इज इक्वल टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो मेरी बात,
तो सबसे पहले तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। तो इसको इधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन है ना आएगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस कम्स दिस साइड विल बिकम नेगेटिव है ना। तो ये 0 हटाया, ये प्लस हटाया, यहाँ इक्वल्स टू लिखा और यहाँ नेगेटिव लगा दिया, चलेगा। अब यहाँ dx है, यहाँ dy है, दोनों ऊपर है, पहला काम तो हो गया। अब dx को क्या देना है, सिर्फ x का, तो ये tan y हटाना पड़ेगा यहाँ से, और इधर से कौन है x, तो tan x, तो ये tan x यहाँ नीचे आ जाएगा है ना। तो क्या ये ऐसा लिखेगा, sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx है ना इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करना है। अब याद करें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फंक्शन मौजूद है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x मौजूद है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यार ये सब याद रहेगा तभी कर पाएंगे बात, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं। तो tan x को मैं t मान लेता हूं यहां पर, याद है ना, ताकि sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt, ठीक है। तो ये बन गया dt, ये बन गया t, dt अपॉन t मतलब 1 अपॉन t dt है ना, 1 अपॉन t का लॉग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ मान लेता हूँ, इधर tan y को, अब वहाँ t माना है तो यहाँ पे t मान लो है ना। तो sec स्क्वायर y dy क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ 1/t dt। बात आ रही है समझ में, 1/t का इंटीग्रेशन ln t और ln t है ना। तो ये हो जाएगा आपका ln t माइनस ln p, तो माइनस ln p अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ln p, तो प्लस ln p इज इक्वल्स टू ln c लिख दूं, क्योंकि ln c कांस्टेंट है। ln c कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट को मैंने क्या लिख दिया, लॉग कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही होगा। ln t प्लस ln p क्या हो जाएगा, pt है ना, ln pt इज इक्वल्स टू ln c है ना। और p और t को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। p और क्या माना है आपने, tan x into tan y है ना। तो ये हो जाएगा tan x into tan y is equals to constant, ये हो गया है ना। tan x into tan y is equals to constant, ठीक है। ठीक है, तो बात ये है कि जब कभी हम ऐसा आता है ना, जैसे log x into y आ रहा है और यहाँ कांस्टेंट लिखा, तो मैंने आपको क्या बोला, log कांस्टेंट लिख दो, क्योंकि log कांस्टेंट ही होगी। अब वो बोलो कि आप किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो जा रही है अचानक क्यों log कांस्टेंट लिख रहे हो इसको, तो आप देखो ना यार, ये अगर log x into y कांस्टेंट है तो x into y क्या होगा, e की पावर कांस्टेंट होगा है ना, एक्सपोनेंशियल ऐसे ही होगा ना, log आ जाना, देख लो x into y क्या होगा, e की पावर कांस्टेंट, और एक्सपोनेंट खुद कांस्टेंट है और उसके ऊपर कांस्टेंट क्या होगा, अपना अपना ही कांस्टेंट होगा कि नहीं, घुमा फिरा के वही आएगा कि नहीं आएगा है ना। इसीलिए log उसी वक्त लगा देते हैं हम हमारी कंडीशन, तो डायरेक्ट कंपेयर हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका d थीटा अपॉन dt इज इक्वल्स टू k थीटा माइनस थीटा नॉट। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, आपने नहीं पढ़ा होगा अभी नहीं। तो d थीटा अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यार नेगेटिव k है, नेगेटिव k इनटू थीटा माइनस थीटा नॉट वेयर k इज कांस्टेंट, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को सेट करनी है। हाँ, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा तो थीटा और टी, अरे तो कोई दिक्कत थोड़ा ना, हमेशा एक्स वाई थोड़ा ना होगा हाँ यार, थीटा के रिस्पेक्ट में और टी टाइम है ना, तो थीटा को थीटा, टी को टी, टी को है ही नहीं कोई टी, तो कोई बात नहीं, के तो है, अरे के कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट या के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट है ना। तो लिख सकता हूँ देखो ऐसा, अरे डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट
इज इक्वल टू माइनस के dt। क्या प्रॉब्लम है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन हो जाता है इंटीग्रेशन, लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, है ना। माइनस के तो कांस्टेंट है तो सिर्फ dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा, माइनस के को बाहर कर सकते हैं ना। हाँ तो बेटा क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? हाँ याद करो, अगर 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है ना, तो 1/x को अगर मैं लीनियर से रिप्लेस कर दूं, लीनियर है ना, ये सब ध्यान रहे। तो लीनियर के लिए भी क्या हो जाएगा? ln ax प्लस b अपॉन x का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट, है ना, याद है ना ये? हां तो याद करो, याद रखो इसको। तो क्या हो जाएगा? d थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? ln थीटा माइनस थीटा नॉट, है ना, ठीक है। थीटा का कोएफिशिएंट क्या है? 1 ही है तो 1 ही आएगा। अच्छा इज इक्वल्स टू माइनस kt प्लस c हो जाएगा, होगा dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, है ना, इधर log है, इधर kt है, इधर c। अच्छा इस कांस्टेंट को log कांस्टेंट लिख दूं तब भी आर्बिट्री रहेगा। इस कांस्टेंट को log कांस्टेंट इसलिए लिख देता हूं क्योंकि यहां भेजूंगा ना तो log a माइनस log b का सीन बन जाएगा। या ln b पड़ेगा, मतलब ln लिख देता है, ln c लिख देता है। तो ln थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस ln c इज इक्वल टू माइनस kt, राइट? इतना आता है समझ में? ओके तो ये निकाल देते हैं और ऊपर ही लिखते हैं log a माइनस log b इज log a by b। तो ln थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू माइनस kt। इतना आ गया समझ में? तो इसको भी मिटा दो। अच्छा अब log नहीं लगा सकता मैं, अब नहीं लगा सकता ना, इसको log थोड़ा नहीं लिख सकता हूँ, log माइनस kt, क्योंकि पहली बात तो नेगेटिव है, log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू। दूसरी बात t और इधर है ना, तो नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय c इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस kt, राइट? अब ध्यान देना, तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस kt। पक्की बात है ना? तो ये हो गई, यही हो गया। और कुछ रिड्यूस कर सकते हैं क्या इसको? e की पावर माइनस के t है ना, तो ये मल्टीप्लाई ये ऐसे रहेगा थीटा माइनस थीटा नॉट, ये कोई c अपॉन e रेज़ टू kt लिख सकते हैं। c अपॉन e रेज़ टू kt लिख सकते हैं, माइनस से नेगेटिव c अपॉन e रेज़ टू kt लिख सकते हो, लेकिन अब क्या लिखने की जरूरत है? यहाँ पे कांस्टेंट भी है, फंक्शन भी है ना, तो इसी फॉर्म में रिड्यूस होकर रह जाएगी थीटा माइनस थीटा, है ना। ज्यादा से इसको ऐसे लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस, सिर्फ थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा नॉट प्लस c इनटू e की पावर माइनस, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दोगे ना, इधर छोड़ने के बाद सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इतना तो लिख सकते हो अगर ऐसी स्टेज आ जाओगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली लॉग तो लगा नहीं सकते। अब यहाँ लॉग ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ kt है ना, तो ये चीज अगर log समथिंग इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर, है ना, होगा ना। अगर log x इज इक्वल टू क्या है? mn, तो x क्या हो जाएगा? e की पावर n हो जाएगा, है ना। याद है? आगे समझ लो। तो ये हो गया, चलो नेक्स्ट। y क्यूब माइनस dy बाई dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू dy बाई dx बाय द जनरल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में दो जगह dy बाई dx आ रहा है, तो क्या करो? इधर उधर ले जाके कॉमन निकालो, है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा, देखो x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आके dy बाई dx। अब 12th में आ गए तो यार खटाक दिमाग में, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, तो कॉमन आके dy बाई dx कॉमन आके क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1, तो ये y हो गया। देखो सही बात है। अब dx को ऊपर भेजेंगे तो dx इधर, है ना, तो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू dy अपॉन y क्यूब हो जाएगा।
क्या बात है, सही है? देखो ऐसे ही करेंगे, dx dy ऊपर और नीचे उनके फंक्शन, है ना? ठीक है, अब क्या कर दूं, अब इंटीग्रेट कर दूं, x स्क्वायर प्लस 1 स्टैंडर्ड रिजल्ट tan इनवर्स x, फॉर्मूला याद रखना चाहिए ना। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैसा दिख रहा है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x। अरे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव tan इनवर्स x होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना? तो वही tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x। तो ये हो गया tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y की पावर 3 ऊपर है, नीचे है सॉरी, तो ऊपर ले जाके y की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, y की पावर -2 अपॉन -2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, तो इसको ढंग से सॉल्व करते हैं, तो ढंग से सॉल्व करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन y स्क्वायर, और यहाँ -2 है, ठीक है, तो ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2c हो जाएगा, है ना, और -2 इधर आ जाएगा, इतना आ रहा है समझ में? अरे -2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -2c अपने आप में क्या होगा, 2c क्या होगा, कांस्टेंट, तो 2 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अपने आप में एक और कांस्टेंट आएगा, तो इसको क्या लिखूंगा, c लिखूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा -2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस c लिख देता हूं, है ना, अरे सही बात है ना, ठीक है, तो अब ये हो गया -2 tan इनवर्स x, तो इसको अगर मेरे को नेगेटिव नहीं करना है, इसको पॉजिटिव बना दूं, 2 tan इनवर्स x, है ना, इज इक्वल्स टू -1 अपॉन, बात वही आएगी वहां फिर आगे, तो 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस c, यहां पर छोड़ सकते हो आप इसको, तो 1 प्लस cy स्क्वायर पे लिख सकते हो, है ना, और फिर y स्क्वायर इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये ऐसा कह रहा हूँ, -2y स्क्वायर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cy स्क्वायर, राइट है ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या ये माइनस पसंद है तो ये माइनस और ये प्लस कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये cy स्क्वायर के सामने कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना, जब जब c है 2c 3c 4c 5c e की पावर c ऐसा कुछ आ गया तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन था, तो ये उसका आ गया समझ में, तो ये हो गई, ओके। dy by dx is equal to x into under root of x square minus 25, करो इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही आया, हाँ, अब देखो इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, लेकिन यूवी रूल नहीं लगाऊंगा मैं, ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है, यूवी रूल कब लगाते हैं, लायक पांचों अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो क्या करो इसमें नॉर्मल देखो, क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मौजूद है, क्या होता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2x, x दिख रहा है, 2 लाना कोई बड़ी बात है, जैसे ऊपर नीचे ले आएंगे, हाँ आगे बढ़ो, dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले 1/2 लगा दो, ये 2x है,
ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 ये dx है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 25 फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव 2x dx है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को आपने t मान लिया होगा तो 2x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा है ना। तो 2x dx dt बन गया और एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैंने क्या माना, t माना है ना। तो y इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx dt बन गया और ये बन गया अंडर रूट ऑफ t। आ रहा है समझ में ये इतना। t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 है ना। तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 t की पावर 3/2 इनटू 2/3, ठीक है। ऊपर जाके ये 2/3 हो जाएगा। अब प्लस का कांस्टेंट लगा देता हूं, ठीक है। तो 2 से 2 मेरा कैंसिल होता हुआ मुझे दिख गया। तो y इज इक्वल टू t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ये हो गया। बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो t को माना है, क्या माना है एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। है ना। तो ये आइडेंटिफाई करना तो आना चाहिए बेटा, है ना। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली देखो है तो कुछ नहीं, सेपरेट करके इंटीग्रेट ही करना है। तो सेपरेट आप समझ गए, सेपरेट में कुछ बाहरी दिमाग में लगाना है, dx dy करके इंटीग्रेट करना है। लेकिन इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। तो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट आइडेंटिफाई, अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ये मेथड यूज करूँगा। सारे मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना। तो वो सब उसी से होंगे यार, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। वो नहीं आएगा तो फिर चैप्टर का नाम ही डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो वो मिक्सचर आएगा ही आपका इसमें। तो वो आना चाहिए, सारे रिजल्ट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। क्या हो गया, नहीं आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy by dx is equals to e की पावर 2y into cos x डॉट लगा होगा into cos x, when x is equals to pi by 6 y is equals to 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है कि आप इसका सॉल्यूशन निकालो और बाद में जब उसमें डालो x pi by 6 डालो y 0 डालो तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आपको ये पूछा है ना। तो सबसे पहले तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन देख पा रहा हूँ, क्या ये वेरिएबल सेपरेशन से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। dy को y मतलब y का फंक्शन कौन है, ये है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/e की पावर 2y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में सबको। 1/e की पावर 2y को ऊपर ले जाके क्या लिखूं, e की पावर -2y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये स्टेप भी आएगी होगा समझ में। e की पावर fx, e की पावर लीनियर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, e की पावर लीनियर अपॉन y का कोएफिशिएंट -2 नीचे आ जाएगा, है ना। इतना आता है समझ में। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस sin x, है ना, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा, sin x। इधर से भी कांस्टेंट, इधर से भी कांस्टेंट, लॉग का लफड़ा तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दें, ठीक है। इतना आया समझ में। अब इसको आप बंद कर दो, ठीक है, ठीक है, और इसको सेटिस्फाई कर पाओ। तो x की वैल्यू π/6 पे y की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान दो, y की वैल्यू यहाँ 0 डालूंगा, e की पावर किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा -½ बन जाएगा, अरे यहाँ -½ है ना, और इज इक्वल्स टू sin π/6 sin π/6 x की वैल्यू π/6 है, sin 30 कितना होता है हाफ, sin 30 भी हाफ प्लस कांस्टेंट लिखा हुआ है। इतना समझ में आया, हाँ। तो ये हाफ जब मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा -½ कितना हो जाएगा -1, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया -1। तो जब ये कंडीशंस देंगे ना आपको, जब आपको कंडीशंस देंगे तो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू आ जाएगा। अब दुनिया में एक बार इसका वैल्यू -1 आ गया, अब मैं नहीं बोल सकता -2 या -3 या लॉग कांस्टेंट या नहीं बोल सकता, अब तो ये वैल्यू आ गया ना यार,
कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, और ये कांस्टेंट का वैल्यू कब मिलेगा हमें, पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होगी तब, है ना। जब कंडीशन गिवन होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू, और ये कांस्टेंट का वैल्यू आपको मिल गया तो वापस से इसको ओरिजिनल डिफरेंशियल ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा इसका, e की पावर -2y अपॉन -2 इज इक्वल टू sin x -1, है ना। आया समझ में, इजी है। क्या हो जाएगा ये, x बराबर π/6 पे y 0 है तो कांस्टेंट का वैल्यू -1 डाल दिया हमने वापस ये बॉक्स जो मैंने बनाया, तो e की पावर -2y डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू sin x -1 ऐसा हो जाएगा, है ना। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर -2y इज इक्वल टू -2 sin x प्लस 2, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये -2 है। बाकी बात ये होगी, ये हो गया वो सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर कंडीशन में हमेशा कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स आ जाएगा, है ना, है ना। हाँ ऐसा दे रखा है। अच्छा इस -2x को अंदर ले जाएंगे तो +2 sin x हो जाएगा, +2 sin x इज इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये था हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है।